नमस्कार हिंदी अध्यापकों और सभी अध्यापिकाओं को और शुभाशीष बच्चों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम विशेष रूप से 10वीं कक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके सामने आए हैं। पिछले 1 वर्ष से आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, अपना अपना पाठ्यक्रम समाप्त कर चुके हैं। फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, रचनात्मक, सारांशात्मक आकलन के विषय में पूर्ण जानकारी लगभग प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी आप पब्लिक एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो लिखने के लिए जा रहे हैं, ये परीक्षाएं हमें आगामी मार्च 17 से आरंभ हो रही हैं। आप सभी अवगत हैं कि 19 मार्च को 10वीं कक्षा हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज का है। इसके विषय में कई अध्यापक या छात्र हमारे यहाँ फ़ोन करते रहते हैं, कुछ संदेह व्यक्त करते रहते हैं। ये कार्यक्रम ऐसे संदेहों की निवृत्ति के लिए है जो परीक्षा लिखने में अच्छे से अच्छे अंक, लगभग 100 अंक प्राप्त करने की संभावनाएं हो। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन साइट की ओर से किया गया है। छात्रों, आप लोग जानते हैं कि 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र 80 अंक का होता है, जिसे हम सारांशात्मक आकलन कहते हैं। सारांशात्मक आकलन 2, समेटिव 2 पेपर 80 मार्क्स। इस 80 अंक में पार्ट ए और पार्ट बी 2 होते हैं। हां, आप यह भी जानते हैं पार्ट ए के लिए 60 अंक निर्धारित हैं और पार्ट बी के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। लेकिन आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि पार्ट ए में प्रश्नों के स्वभाव कैसे होते हैं, हमें उनके उत्तर कैसे लिखने चाहिए, समय का सदुपयोग किस तरह करना चाहिए और वर्तनी त्रुटियों से बचने के लिए कैसे उपाय हमें लागू करने चाहिए, इस बात की जानकारी के लिए आज का कार्यक्रम हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। हाँ, हम जानते हैं आपके साथ हिंदी अध्यापक भी बैठे हुए हैं। वे लोग आपको अच्छी तरह से वर्ष भर पढ़ा चुके हैं, सारी सूचनाएं दे चुके हैं। फिर भी अगर आपके कुछ संदेह हो तो हमें फोन के द्वारा भी संपर्क करके अभी निवृत्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अभी हम जो बात कर रहे थे सारांशात्मक आकलन 2, जिसमें पार्ट ए भी है, पार्ट बी भी है। पार्ट ए के लिए 60 अंक निर्धारित हैं, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। हां, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे एसआरजी श्रीमती किरण जी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद किरण जी, आप अपनी ओर से छात्रों को कुछ सूचनाएं दें। नमस्ते, सभी को मेरा नमस्कार और मुझे अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। वैसे आपके सामने सर ने पूरा खाका रख दिया है कि आज हम यहाँ पर द्वितीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा मॉडल प्रश्न पत्र पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपकी जो भी शंकाएं हैं आप इसमें निवृत्त कर सकते हैं, शंकाओं का समाधान कर सकते हैं आप। सर ने आपको बताया है कि हमारा ये जो प्रश्न पत्र है, वैसे तो ये पूरे 100 अंकों का होता है, लेकिन जैसे आपको पता है कि यह प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होता है, रचनात्मक आकलन और सारांशात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जो होता है वो आप अपने वर्ष भर के दौरान 4 भागों में कर लेते हैं, यानी 4 रचनात्मक आकलन होते हैं पूरे वर्ष में, जिसके 20 अंक ऑलरेडी आपके भेजे जा चुके हैं बोर्ड को, और आप 20 अंकों में शायद आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त भी कर लिए होंगे। और जो बचे हुए 80 अंक है, उसका सारांशात्मक आकलन अभी होना बाकी है। जो सर ने जिस प्रकार बताया है, 19 तारीख को यह परीक्षा आयोजित होने वाली है और 80 अंकों का सारांशात्मक आकलन बच्चों आप लिखने जा रहे हैं। हमारी आशा है कि आप बहुत अच्छी तरह लिखेंगे और अपनी शंकाओं का समाधान आप पूरी तरह से करेंगे। तो देखिए, आपके सामने कुल 100 अंक हैं, इसमें रचनात्मक आकलन के 20 अंक हैं
और सारांशात्मक आकलन के 80 अंक हैं। इसमें उत्तीर्ण अंक कितने हैं बच्चों आपको? जी हाँ, द्वितीय भाषा हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको पास होने के लिए 20 अंकों की आवश्यकता है, जिसमें से रचनात्मक आकलन में यदि आपने 4 अंक हासिल कर लिए हैं तो आपको सारांशात्मक आकलन में 16 अंकों की आवश्यकता होगी। यानी कुल मिलाकर आपको 20 अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, केवल परीक्षा को उत्तीर्ण करना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपको इसमें पूरे 10 के 10 अंक प्राप्त होने चाहिए, 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए, और इसीलिए आपको कोशिश भी करनी है। अब देखिए, आपके सामने सारांशात्मक आकलन जो 80 अंकों का होता है, इसके 2 भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर हमारा जो ये पेपर है कुल मिलाकर दक्षताओं पर आधारित है। तो इसमें अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के लिए 20 अंक हैं, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के लिए 40 अंक हैं। यानी अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता में बच्चों आपके 2 भाग हैं, एक तो स्वरचना है और दूसरा है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। तो ये कुल मिलाकर 40 अंकों का भाग है, और तीसरा जो है भाषा की बात, ये 20 अंकों का है। यानी कुल मिलाकर कितने अंक हुए? कुल मिलाकर 80 अंक हुए, जिसमें पार्ट ए है 60 अंकों का और पार्ट बी है 20 अंकों का। इसके पश्चात आपको अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया जो है पहला भाग है। लेकिन बच्चों, एक बात और आपको बतानी है। सर ने बताया है कि आपको समय पर ध्यान देना है। आपका ये जो प्रश्न पत्र है, पूरा समय आपको जो दिया जाता है वो 3 घंटे और 15 मिनट का समय होता है। 3 घंटे और 15 मिनट का समय आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा समय है, लेकिन इसमें से जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है बच्चों। आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा अच्छे से। 15 मिनट, पूरे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें स्वरचना पर आधारित प्रश्न होते हैं। और उसके बाद 2.5 घंटा यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको पार्ट ए के लिए लगाना है, और 30 मिनट का समय आपको पार्ट बी के लिए देना है। इस तरह कुल मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से। यानी 20 अंकों का जो हमारा पहला भाग है, इसमें 4 तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। पहला प्रश्न जो है पठित गद्यांश से होता है। पता है ना बच्चों आपको, पहला प्रश्न कहां से दिया जाता है? पठित गद्यांश। ये कितने अंकों का होता है? 5 अंकों का। और ये कहां से दिया जाता है? पठित गद्यांश केवल और केवल उपवाचक पाठ से लिया जाता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में उपवाचक पाठ है ना बच्चों, इन्हीं में से पठित गद्यांश लिया जाता है। पूछे गए 5 प्रश्नों में विविधता या वैविध्यता होती है। तो जब उपवाचक पाठों में से ये लिया जाता है, तो मैं आपसे प्रश्न करूंगी कि आपके पाठ्य पुस्तक में कितने उपवाचक पाठ हैं? जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में उपवाचक पाठ है शांति की राह में, हम सब एक हैं, अपने स्कूल को एक उपहार और अनोखा उपाय। यानी इनमें से यह गद्यांश पूछा जाएगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न। और इस बात पर ध्यान दीजिए, पूछे गए 5 प्रश्नों में विविधता व वैविध्यता होती है। यानी 5 प्रश्न एक जैसे नहीं होंगे, केवल एक शब्द में उत्तर लिखने जैसे प्रश्न आपको नहीं होंगे, या आप ये सोचेंगे कि हर प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। यानी कुछ प्रश्न विचारात्मक होंगे, कुछ तुलनात्मक होंगे, कुछ समस्यात्मक होंगे, और कुछ आपको सोचकर लिखने के भी होंगे। और बच्चों, एक बात ये ध्यान रखिए कि जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो। क्यों? यदि आप एक शब्द में उत्तर लिखोगे तो आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऊपर ही प्रश्न पत्र आप जब देखोगे, नमूना प्रश्न पत्र, ऊपर एक निर्देश दिया होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। यदि आप शब्द में उत्तर लिखोगे तो आपके अंक वहाँ पर कम होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए आपको जहाँ तक हो सके
प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में लिखना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा पठित गद्यांश जो उपवाचक पाठ में से लिया जाता है। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यह है अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ क्या है बच्चों? अपठित यानी जो आपने पहले कहीं पढ़ा न हो, यानी ये आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों से, समाचार पत्रों से या मैगजीन से, कहीं से भी ये लिया जा सकता है। तो ये कितने पंक्तियों या वाक्यों का होना चाहिए? अपठित गद्यांश लगभग 8 से 10 वाक्यों का होता है। इसमें भी जैसे आपने पठित गद्यांश में पढ़ा है, पूछे गए 5 प्रश्नों में विविधता व वैविध्यता होती है, यानी इसके भी प्रश्न वैसे ही दिए जाते हैं। इसमें भी विचारात्मक प्रश्न होते हैं और आपको सोच कर लिखना पड़ता है। जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। और मैं ये भी बता दूं कि आपको यहाँ पर वर्तनी की त्रुटियों से भी बचना है बच्चों, क्योंकि जहाँ तक हो सके यदि कोई कठिन शब्द आता है तो आप उसे गद्यांश में से ही देखकर लिखने की कोशिश कीजिए ताकि उस त्रुटि से आप बच सके। अगला है पठित पद्यांश। पठित यानी पढ़ा हुआ, पद्यांश यह कविता से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाएगा यदि पठित पद्यांश होगा? तो यह पाठ्यपुस्तक से लिया जाएगा। पाठ्यपुस्तक में से कौन सी कविताओं में से लिया जाएगा? पाठ्यपुस्तक की आधुनिक कविताओं से यह संबंधित होता है। तो अब बताइए आप कि पाठ्यपुस्तक में कौन कौन सी आधुनिक कविताएं दी गई है? बरसते बादल, कण कण का अधिकारी, माँ मुझे आने दे। यानी इन 3 आधुनिक कविताओं में से आपको पठित पद्यांश पूछा जाएगा। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है बच्चों। पूछे गए 5 प्रश्नों में विविधता और वैविध्यता होती है, यानी यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न हैं। अब आप पूछेंगे मुझसे कि भाई कविता के प्रश्न हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी समझने में। लेकिन यदि आप कक्षा में कविता के हर शब्द पर चर्चा करते हैं और उसका भाव मालूम करते हैं, तो यहाँ पर आपको इनके उत्तर लिखने में परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो। तो यह आपने 2 बार सुन लिया है और यही बात यहीं पर भी लागू होती है कि जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो। ऐसा न हो कि उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा जाए कि उपर्युक्त पद्यांश जो है किस पाठ से अवतरित है, तो आपने वहाँ पर लिख दिया कण कण का अधिकारी, तो बिल्कुल आपको अंक नहीं मिलेंगे। आपको लिखना होगा कि उपर्युक्त पद्यांश कण कण का अधिकारी नामक कविता से अवतरित है, यानी आपको पूरे वाक्य में वहाँ पर उत्तर देना है। चौथा जो प्रश्न है हमारा अपठित पद्यांश, यानी आपने पठित गद्यांश देखा, अपठित गद्यांश देखा, पठित पद्यांश देखा, अब यह है अपठित पद्यांश। आपको मालूम है अपठित का अर्थ? अपठित यानी जो आपसे पढ़ा हुआ ना हो, यानी आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर थोड़ी कठिनाई की संभावना है, क्योंकि ये पद्य आपने पढ़ा नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इस पद्यांश को 3-4 बार अच्छी प्रकार से पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप उसके अर्थ स्पष्ट होते जाएंगे। इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है बच्चों। आप यहाँ पर अधिकतर हमारे पास यही चर्चा होती है कि जो द्वितीय भाषा के बच्चे हैं उन्हें अपठित पद्यांश में कठिनाई हो रही है, किंतु ये बहुत गहन विषय नहीं है। आपको इस पर यदि आप अभ्यास करोगे तो बिल्कुल आप इसमें भी पूरे अंक ला सकते हो। तो यहाँ पर जो अपठित पद्यांश है यह भी आधुनिक कविताओं से ही होता है। इसमें प्राचीन कविताओं से यह पद्यांश नहीं लिया जाता है। पूछे गए 5 प्रश्नों में विविधता होती है, यानी अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो। यानी आप समझ रहे होंगे कि हम बार बार एक ही चीज़ आपके सामने दोहरा रहे हैं कि जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो, और हर प्रश्न में विविधता होती है,
या वैविध्य होता है। ये बात इसीलिए दोहराई जा रही है बच्चों कि आपको ये पता चले कि प्रश्न एक जैसे नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न में अलग अलग तरह के प्रश्न वहाँ पर होते हैं और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर आप कम से कम एक वाक्य में लिखें ताकि आपको पूरे अंक यहाँ पर प्राप्त हो। हमारा अगला सेक्शन है बच्चों स्वरचना का लघु प्रश्न। क्या आपको पता है कि लघु प्रश्न कितने अंकों के होते हैं? क्योंकि आप लिख चुके हो एग्जाम पहले भी और अभी अभी आपकी प्री फाइनल परीक्षाएं खत्म हुई हैं। तो स्वरचना का जो प्रश्न है बच्चों, एक प्रश्न होता है 4 अंक का और आपको इसमें 4 प्रश्न दिए जाते हैं। तो 4 × 4 = 16, यानी 16 अंकों के लिए आपके स्वरचना के लघु प्रश्न होते हैं। लघु प्रश्न कितने दिए जाते हैं? 4 लघु प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न गद्य भाग के होते हैं और 2 प्रश्न पद्य भाग से संबंधित होते हैं। दिए जाने वाले 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न कवि या लेखक का परिचय होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो 4 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से जो एक प्रश्न होगा वो कवि या लेखक का परिचय होगा। यदि कवि का परिचय दिया जाएगा तो दूसरा प्रश्न कौन सा होगा? केवल पद्य का दूसरा प्रश्न होगा। यानी कवि का परिचय होगा तो प्रश्न पद्य का एक हो गया और दूसरा एक प्रश्न दिया जाएगा। यदि लेखक परिचय दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि गद्य का एक प्रश्न हो गया और एक प्रश्न गद्य का दिया जाएगा। इस तरह एक प्रश्न कवि या लेखक, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। कई बार मुझसे ये प्रश्न किया जाता है, यहाँ पर ऑब्लिक है, देखिए कवि या लेखक। कुछ लोग ये समझते हैं कि कवि का एक प्रश्न दिया जाता है और लेखक का एक प्रश्न। जी नहीं, बल्कि केवल एक ही प्रश्न होता है जो कवि या लेखक से संबंधित होता है। साहित्यकार से संबंधित जो प्रश्न यानी कवि या लेखक परिचय से संबंधित जो प्रश्न होता है उसमें उनके बचपन, साहित्य यानी उनकी प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक सेवाओं के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आप नमूना प्रश्न पत्र में देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ आपको कि कवि या लेखक का परिचय जो आप लिखते हैं, मैंने कई बार देखा है और कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न भी किया है। जैसे आप एक फॉर्मेट में लिखते हो लेखक या कवि का नाम, जन्म, शिक्षा, रचनाएं। यदि आप ऐसे लिखोगे तो आपको केवल आधे अंक ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर वाक्य निर्माण क्रम के भी अंक होते हैं। तो आप साहित्यकार से संबंधित जो भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हों, आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए कि इस कवि का जन्म यहाँ पर हुआ था, इनकी रचनाएं ये है, यानी पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, केवल फॉर्मेट में आपको उत्तर नहीं लिखना है। तो 4 प्रश्नों में से हम एक प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं कि एक प्रश्न कवि या लेखक परिचय से संबंधित होता है। अगर कवि का परिचय दिया जाए तो पद्य का एक और प्रश्न होगा, उसके बाद 2 प्रश्न गद्य भाग से संबंधित होंगे। इस तरह से कुल 4 प्रश्न दिए जाते हैं। 10 मिनट्स में दूसरा प्रश्न पद्य पाठों से संबंधित होता है। तीसरा और चौथा प्रश्न गद्य पाठों से होता है। तो शायद बच्चों आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि स्वरचना में लघु प्रश्नों के अंतर्गत कितने प्रश्न दिए जाते हैं और ये कैसे होते हैं। इन प्रश्नों में भी एक बात और कि पाठ्य पुस्तक के पाठों के पीछे से प्रश्न आपको नहीं दिए जाएंगे। प्रश्न विषय से संबंधित होंगे। आपको कहीं से भी पाठ में से प्रश्न पूछा जा सकता है। कहीं से का भी मतलब ये नहीं है कि कहीं भी बाहर से उठाकर प्रश्न दिया जाएगा। बाहर से प्रश्न कुछ नहीं होता है, आपके पाठ के विषय से संबंधित प्रश्न होता है और आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सोच समझकर लिखने हैं, क्योंकि ये स्वरचना के प्रश्न हैं, इसीलिए उसमें भावों की मौलिकता का भी होना बड़ा आवश्यक है। 10 मिनट से मॉडल क्वेश्चन पेपर करने जाना जल्दी। स्वरचना के निबंधात्मक प्रश्न, इस भाग के दोनों प्रश्न पद्य पाठों से होते हैं। इनके उत्तर लगभग 10 पंक्तियों में लिखना होता है आपको। यह भी स्वरचना के प्रश्न हैं, ये पद्य पाठ से लिए जाते हैं। इसके बाद और 2 प्रश्न दिए जाते हैं जो गद्य पाठों से होते हैं। इनके उत्तर भी लगभग 10 पंक्तियों में आपको लिखना होता है।
एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पद्य पाठ और गद्य पाठ के निबंधात्मक प्रश्न हैं ये 7 अंकों के लिए होते हैं। एक प्रश्न 7 अंकों के लिए दिया जाता है। ये भी स्वरचना से संबंधित है, इसीलिए इसमें भी भावों की मौलिकता होनी चाहिए। और ये जो 2 प्रश्न हैं बच्चों, इसमें आंतरिक विकल्प होता है, यानी पद्य भाग में 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। गद्य भाग में भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से भी आपको 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके पश्चात है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। इस भाग के प्रश्न विविध विधाओं से संबंधित होते हैं। विधाओं से आप जानते हैं कि विधाएं किसे कहते हैं और आप इनके प्रश्नों के उत्तर लिख भी चुके हैं। देखिए, पत्र, आत्मकथा, संवाद, कहानी, निबंध, कविता, साक्षात्कार, यात्रा वृत्तांत, भाषण लेख आदि से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अन्य नवीन विषय जैसे विज्ञापन, पोस्टर, करपत्र, नारे, सूक्तियाँ, समाचार लेखन, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के तीनों प्रश्न नवीन विषयों पर आधारित होते हैं। बच्चों, ये तो था पार्ट ए। अब हम चल रहे हैं पार्ट बी की तरफ। आपका क्वेश्चन पेपर। पार्ट बी के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। शब्द भंडार से संबंधित 10 प्रश्न जैसे पर्यायवाची, समानार्थी, भिन्नार्थी, विलोमार्थी, युग्म, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पुनरुक्ति, शब्द संक्षेप, शब्द विस्तार और शुद्ध वर्तनी, इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो शब्द भंडार के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना, शब्दकोश क्रम, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, बेमेल, संख्या को अक्षरों में लिखना आदि प्रश्न शब्द भंडार में पूछे जा सकते हैं। व्याकरण से संबंधित जो 10 प्रश्न है बच्चों, उसमें कारक, शब्द भेद, वाक्य भेद, अर्थ और रचना के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप, न, नहीं, मत, मना, वाच्य, काल, संधि, समास, प्रश्नवाचक में बदलना, शुद्ध वाक्य, मुहावरे, कहावतें आदि पूछे जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, ये सारे प्रश्न प्रयोग पद्धति में होते हैं। व्याकरण के प्रश्न पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों के बजाय पाठ्यांशों में से हो सकते हैं और कभी-कभी जो आपने पहली कक्षाओं में पढ़े हैं, यानी आपको जिनका ज्ञान है, उसके बारे में भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके सामने है एसएससी मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, पार्ट ए एंड बी। अब जो अभी हमने आपको कहा है, यहाँ पर आप उसका साकार रूप देख सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स जो है वहाँ पर 80 है। पार्ट ए टाइम 2 घंटे 30 मिनट, अंक 60। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं बच्चों, आपको पढ़ना है। देखिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर में होते हैं वो भी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही दिए जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मैं पढ़ूंगी और आप सुनिए। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और साधन उपलब्ध है परंतु शांति नहीं है तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। शांति का केवल यह अर्थ नहीं है कि मुख से चुप रहें, अपितु मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही वास्तविक शांति है। इसीलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वही स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति। तो देखा बच्चों आपने, यह गद्यांश था 8 से 10 पंक्तियों में। अब इसके प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? आप इसका उत्तर जानते हैं क्योंकि आपके उपवाचक पाठ से है। संसार के सुख साधन कब बेकार सिद्ध होते हैं? वास्तविक शांति से
क्या तात्पर्य है? गद्यांश में किन किन पीड़ाओं का उल्लेख हुआ है? स्वर्ग की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? तो ये 5 प्रश्न थे जो आपके पठित गद्यांश से संबंधित थे। इसमें आप गौर कीजिए कि प्रश्न अलग अलग तरह के हैं, इसमें कुछ विचारात्मक प्रश्न भी हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में, प्रातःकाल पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार चक्र कभी कभी दिखाई देता है। यह इंद्रधनुष कहलाता है। वर्षा अथवा बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का पश्चिम दिशा में कभी कभी दिखाई देता है। यह इंद्रधनुष कहलाता है। वर्षा अथवा बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई देता है। पानी के फुहार पर दर्शक के पीछे से सूर्य किरणों के पड़ने पर भी इंद्रधनुष देखा जा सकता है। तो ये गद्यांश था आपका अपठित, जो कहीं और से लिया गया है। इसके भी 5 प्रश्न हैं। देखिए, इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए। इंद्रधनुष के रंगों के नाम आपको लिखना है। सूर्य किरण और इंद्रधनुष में क्या समानता है? वर्षा की बूंदें इंद्रधनुष के लिए क्यों आवश्यक है? विशालकाय शब्द का समास विग्रह कीजिए। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो देखा आपने प्रश्नों की प्रवृत्ति कि प्रश्नों का स्वभाव कैसा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। डाडूर टटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पियू पियू चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर घेर मेघ गगन में भरते गर्जन। प्रश्न देखिए, ऊपर्युक्त पद्यांश के कवि कौन है? पता है आपको कवि कौन है? नाम लिखना है। पद्यांश में किस नवचर का उल्लेख हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि नवचर किसे कहते हैं और किसका उल्लेख यहाँ पर हुआ है। आकाश में किसका गर्जन होता है? आर्ध सुख से क्या तात्पर्य है? मेढक और मोर की आवाज़ों में क्या अंतर है? आप कब लिख सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर? जब आपने कविता अच्छी तरह से समझ ली है। यानी आपको कविता अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद ही आप इस पठित पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। देखिए पद्यांश क्या है बच्चों। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, माता के बंधन खोलेंगे, हम उसकी शान बढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। यानी आपको जो पद्यांश दिया गया है 8 से 10 पंक्तियों का दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है आपको। तो पद्यांश जो है बिल्कुल आपको समझने की बात है कि किस तरह आपको इस पद्यांश को समझना है। मैंने पहले भी बताया है कि आपको जो अपठित पद्यांश है 2-3 बार आपको पढ़कर उसे समझना है। तो यहाँ पर इसके प्रश्न है बच्चों, पद्यांश में किसे न छोड़ने की बात हो रही है? माता के बंधन खोलेंगे, वहाँ किन बंधनों की बात की गई है? यानी अगर आप पद्यांश को समझेंगे तभी इसका उत्तर लिख सकेंगे। पद्यांश की किस पंक्ति में साध्य करने और न करने की बात कही गई है? पताका, केतु जैसे पर्यायवाची शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? इस पद्यांश में किस भावना का परिचय मिलता है? तो इस तरह हमारे 4 प्रश्न पूरे हुए बच्चों। पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, पठित पद्यांश और अपठित पद्यांश। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो स्वरचना के प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के